हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पे। मैं हूं गुंजन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 3 समकालीन विश्व में राजनीति। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में नोट्स के जरिए मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत कोई ना हो। अपना ज़्यादा जो फोकस है वो आप नॉलेज पे रखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो बोर्ड एग्जाम तो फाड़ हो गए यार। तो शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था वर्चस्व 2 तरीकों, एक सैन्य शक्ति के अर्थ में और दूसरा एक ढांचागत शक्ति के अर्थ में। अब आता है वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। इस संस्कृति से इसका क्या लेना देना है वर्चस्व का। तो देखिए, अमेरिका के बाहर जो है वो एमबीए की शुरुआत 1950 से हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। शक्तिशाली देश जोर ज़बरदस्ती या रजामंदी से अपने विचारों को दूसरों पर लागू करते हैं, इससे उनको फ़ायदे होते हैं। देखिए, कोई भी महाशक्ति, अब जैसे अमेरिका है तो वो क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड में तो एक ही महाशक्ति बन के बैठा था वो, तो ऑब्वियस बात है वो दूसरे देशों पे अपनी ज़बरदस्ती रूल रेगुलेशन को थोपेगा, अपने विचारों को थोपेगा, इससे उनको फ़ायदा होगा। देखिए, अमेरिका की संस्कृति जो है वो बहुत लुभावनी है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। युवक युवती यहाँ की साल भर की कमाई जो है वो चोर बाजार या विदेशी नीली जीन्स पर खर्चते थे। मतलब जो लड़के लड़कियां वहाँ पे, जो औरत मर्द थे वहाँ पे, अपनी साल भर की कमाई किस पे, चोर बाजार से कुछ सामान खरीद लेते थे, या जो फॉरेन से, जो दूसरे कंट्री से नीली जीन्स आती थी उस पर खर्च देते थे। सोवियत संघ में नीली जीन्स एक अच्छे जीवन का प्रतीक माना जाता था। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, लेकिन वहाँ पर नीली जीन्स जो था वो एक अच्छे जीवन का प्रतीक माना जाता था। अमेरिका ने सोवियत संघ को ढांचागत शक्ति और सांस्कृतिक प्रभुत्व में हराया। अमेरिका ने सोवियत संघ को क्या किया था कि ढांचागत शक्ति और सांस्कृतिक प्रभुत्व में हराया था। ये उससे आगे निकल गया था पावर में और अपनी संस्कृति कल्चर में। अब देखिए, वर्चस्व का जो तीसरा अर्थ है वो है सहमति गढ़ने की शक्ति से। मतलब कैसे आप अपने बातों के जरिए, अपने रेगुलेशन रूल के जरिए दूसरों को एग्री कर लेते हैं, किसी बात पे सहमत कर लेते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा पर किसी वर्ग का दबदबा। इसका मतलब यही है कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपने विचारधाराओं को किसी वर्ग पे दबाना, किसी वर्ग को अपने अंडर लेना। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जो महाशक्ति बन बैठा तो उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है, किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई महाशक्ति क्यों ना हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। देखिए, साम्राज्यों का नाश उसकी अंदरूनी कमजोरियों से होता है। किसी भी साम्राज्य है, अगर कोई बाहर का साम्राज्य उसके टक्कर में नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसके में अंदर ही अंदर फूट जरूर डलेगा, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। अमेरिका के ताकत की 3 रुकावटें थी। आइए फटाफट से देख लेते हैं वो कौन सी है। पहला, खुद अमेरिका की संस्थागत बनावट। कार्यपालिका सैन्य ताकत का बेलगाम इस्तेमाल पर नियंत्रण करना। 3 अंग जो कि शासन चलाते हैं उनके भी शक्ति का विभाजन है। अब देखिए, कार्यपालिका जो है वहाँ का, वो सैन्य ताकत का बेलगाम इस्तेमाल पर नियंत्रण करता है। मतलब सेना जो है अपनी मर्जी से कुछ भी ना करने लगे, इस पर ध्यान कौन रखता है, कार्यपालिका। संस्थागत बनावट मतलब यही हुआ कि तीनों जो बॉडी है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अंग जो कि शासन चलाते हैं उनके बीच शक्ति का विभाजन है, पावर का विभाजन है, सभी को अलग अलग पावर दिए गए हैं। दूसरा जो है वो है, अमेरिकी समाज अपनी प्रकृति में आज़ाद है। अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर शक का गहरा घाव है। अमेरिकी समाज जो है वो अपने नेचर में आज़ाद है, अपनी प्रकृति में आज़ाद है, फ्री है, कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में उसके जो शासन है, अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति का जो शासन और उद्देश्य है, उसका जो तरीका है, उसको लेकर लोगों के मन में गहरा शंका उठी, शंका का घाव उठा। अमेरिकी विदेशी सैन्य अभियानों पर इसे कंट्रोल करा जाता है। जो इसी के चलते, इसी से अमेरिकी विदेशी सैन्य अभियान जो है, जो सेना का एक्सपेडिशन होता है, उससे इसी पर कंट्रोल रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संगठन अमेरिकी शक्ति को कंट्रोल में रखता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संगठन है वो अमेरिकी शक्ति को अपने नियंत्रण में रखता है ताकि ये कोई गलत काम ना करे। ये संगठन नाटो यानी अमेरिका के वर्चस्व पर नियंत्रण लगाता है। अमेरिका का जो नेतृत्व वाला संगठन था नाटो, ये उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है, ये उसको अपने अंडर ले लेता है और अपने प्रकार से चलाता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो जैसा कि आपको पता है, महाशक्ति बन बैठा था तो कुछ भी करता था, सबको तो दिक्कत ही होती। अमेरिका का लोकतांत्रिक हित और बाजार व्यवस्था इससे जुड़ा है। वो इसलिए इसी कारण ये उसे बरकरार रखता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि अमेरिका का इससे बाजार व्यवस्था, मार्केटिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है इससे, और लोकतांत्रिक हित जुड़ा हुआ है, डेमोक्रेसी जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा उस पर वो करता है, फोकस करता है। अमेरिका से भारत के अब कैसे संबंध है। देखिए, अब इतना जब हमने पढ़ लिया है तो अब हमें जानने की ज़रूरत है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उससे पहले हम जो थे, हमारा जो भारत था वो सोवियत संघ के साथ उसकी नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। इससे अमेरिका खफा था, गुस्सा हो गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इन दोनों में काफ़ी दूरियाँ उत्पन्न हो गई थी। अब देखते हैं कि कैसा संबंध था।
तो देखिए, शीत युद्ध के समय भारत अमेरिकी गुट के खिलाफ था। आपको पता है ये शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध होता है, विचारों से लोग लड़ते हैं, इसमें किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं होता है, मारा पीटी नहीं होता है इसमें। शीत युद्ध के समय जो भारत था वो अमेरिकी गुट के खिलाफ था। इस वक्त सोवियत संघ की दोस्ती भारत से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सोवियत संघ और भारत जो थे वो दोस्त थे, गहरा भाव था इनके ऊपर। उसके बाद आता है, इसके विघटन के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था में अपना कदम रखा और आर्थिक वृद्धि दर की वजह से अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया। इसका छोटा मतलब क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत ने देखा अब तो महाशक्ति एक चली गई है, तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था यानी इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कूदना पड़ेगा। तो ये आया उसमें और अपनी जो है इकोनॉमिक वृद्धि करी, इकोनॉमिक ग्रोथ करा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की वजह से ये अमेरिका और बाकी देशों के लिए एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक वो बन गया, हेल्पर, सहयोगी बन गया कि नहीं ये हमारे उसमें आ सकते हैं, ये हमारे बराबर का हो बन सकता है। अब देखिए, भारत अमेरिकी रिश्ते से दो बातें उभरी। वो दो बातें क्या हैं, इसका जो कॉन्टेक्ट है वो प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय से। देखिए, अमेरिका में भारतीय बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे कई सेक्टर्स में लगे हुए हैं, कई क्षेत्र में लगे हुए हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत से 65% भाग अमेरिका को निर्यात किया जाता है। सॉफ्टवेयर जो एरिया है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र जो है वो भारत से लगभग 65% भाग अमेरिका को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। बोइंग के 35% कर्मचारी भारतीय हैं। बोइंग जो है वो अमेरिका का एक जगह है और वहाँ पे जो 35% जो लोग हैं, जो 35% अपनी सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे, वो भारतीय ही हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय लगे हुए हैं, 3 लाख भारतीय लोग लगे हुए हैं। देखिए, हायर टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका का, जो हायर टेक्नोलॉजी में 15% कंपनियों को अमेरिका में बसे भारतीयों ने शुरू किया है। ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोथ हो रही है उसमें 15% जो लोगों का योगदान है वो भारतीयों का ही है अमेरिका में। भारत जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैन्य ताकत को समझते हैं, वे चाहते हैं कि भारत वाशिंगटन से दूरी बढ़ा के अपनी राष्ट्रीय ताकत बढ़ाए। कुछ विद्वान हैं वो बोलते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहिए और इससे दूर होना चाहिए ताकि ये अपनी राष्ट्रीय ताकत बढ़ा सके। लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं, भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध बना कर रखना चाहिए। ये क्या बोलते हैं कि इससे भारत को लाभ ही लाभ होगा। ये कहते हैं कि अमेरिका का विरोध करके भारत को हानि होगी क्योंकि वो बड़ी महाशक्ति है, इसीलिए। तो देखिए, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भारत को अपनी लीडरशिप में डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। जैसे कि उसने नाटो बनाया, तो भारत को भी विकसित देशों के साथ मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपना एक समूह बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ वर्ष में यह शक्तिशाली हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के सामने खड़ा होगा, अमेरिका के सामने खड़ा हो सकेगा अगर ऐसा करेगा तो। अब देखिए, वर्चस्व से कैसे निपटें, कैसे वर्चस्व को ख़त्म किया जाए, अमेरिका का वर्चस्व कब तक रहेगा, इससे कैसे बचा जा सकता है, यह प्रश्न खड़ा था। फिलहाल अमेरिका सैन्य ताकत के बराबर कोई नहीं था, उसकी सेना के बराबर कोई भी देश नहीं था। भारत, चीन और रूस इसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन इनमें आपसी मतभेद था, आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी इनमें। कुछ लोग कहते थे कि शक्तिशाली देश का विरोध न करके उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए फ़ायदा उठाना ज़्यादा सही है। मतलब उसके नीचे रह के, शक्तिशाली देश के नीचे रह के हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। जैसे इससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि दर ऊंचा होगा, व्यापार बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश होगा। इसे बैडम बंगन या जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की राजनीति कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है दबदबे वाले देश को खुद से छुपा लेना या यथासंभव दूरी बनाना। मतलब जो दबदबा देश है, जिस पर दबदबा कायम किया हुआ है, जैसे महाशक्ति था, उससे छोटे छोटे देश छुप जाएं, उसके नज़रों में ना आ पाएँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सिर्फ ही ऐसा चीन, रूस और यूरोपीय संघ करते हैं। यह छोटे देश के लिए सही है, लेकिन बड़े देश हैं या जो मंझले देश हैं, बीच के देश हैं, जो विकसित हो रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा दिन ऐसा वो कर ही नहीं सकते। ऐसा ही नहीं है कि वो नज़रों में आ ही ना पाएँ। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो राज्येतर संस्थाएं हैं वो अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार यानी कार्य को रोकना के लिए आगे आएंगी। जो राज्येतर संस्थाएं हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए आगे आएंगी फ्यूचर में, भविष्य में। इससे अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौती मिलेगी। यह स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत, मीडिया का एक वर्ग, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक के अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध से होगा। अमेरिका के जो लोग हैं, वहाँ के स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलनकर्ता लोग, जनमत, मीडिया का एक वर्ग, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक यही सब कर सकते हैं। इससे ही अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा। ये सब और अमेरिकी नागरिक मिलकर वहाँ की नीतियों की आलोचना करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए, आज हमारे ये 3rd चैप्टर जो है, अध्याय 3 समकालीन विश्व में राजनीति जो है वो ख़त्म होता है। तो 2 चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पे आपके जो सवाल हैं उसका हल करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप नोट्स उतार लीजिएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। नहीं तो आप हमारी कितनी वीडियो देखेंगे बोर्ड एग्जाम में, इससे अच्छा कि आप एक बार नोट्स पर नज़र मार के जाएंगे, आपको सब याद आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बाय बाय।